बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण सोनी जी। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आपका प्रोग्राम तो हमेशा ही हिट होता है, लेकिन आज सुपर हिट है, इसलिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। जितने भी ये बेचारे सर्व कर रहे हैं, आपसे निवेदन है भैया थोड़ी देर के लिए आप बंद कर लो इनको, क्योंकि मुंह चलता रहेगा और पेट खाता रहेगा तो दिमाग काम नहीं करेगा फिर। इसलिए पीना खाना 20-25 मिनट के लिए बंद कर दीजिए, जितनी देर में बोलता हूँ। ये नियम भी है, ज्ञान के समय पे खाना पीना चाहिए भी नहीं, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना, वो सारी की सारी इंद्रियां उस खाने को पचाने पे लग जाती हैं। इसलिए जो मेमोरी बॉक्स है, ध्यान का जो आपका हार्ड डिस्क है, वो काम नहीं करती। इसलिए मैं सबसे कहूँगा वो पीछे की तरफ खड़े हो जाएं सभी लोग, जितने भी वेटर हैं, और अभी थोड़ी देर के लिए आप उसको रोक दें। आज के इस प्रोग्राम के आयोजक आचार्य प्रवीण सोनी जी आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में तिरुपति बालाजी के महंत स्वामी जी, फ्यूचर पॉइंट के डायरेक्टर अरुण बंसल जी, आभा बंसल जी, यूट्यूब के गोल्ड मेडलिस्ट मानवेंद्र जी, प्रणव शास्त्री जी, अनिल मित्रा जी को, सैफाली जी को आप अभी अभी सुन चुके हैं, और मेरे सामने उपस्थित सभी विद्वानगण। ज्योतिषिक विज्ञान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको हम 300 से ज़्यादा सम्मेलनों में, हर सम्मेलन में अलग अलग सब्जेक्ट पर लेक्चर दिया है। अभी इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी फेडरेशन बम्बई में उनका प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पर मैंने डिविजनल चार्ट्स, षोडश कुंडलियाँ, और इसमें भी नवांश कुंडली की कुछ जानकारी दी थी, सिर्फ एक हिस्से की। वैसे तो नवांश कुंडली हर लगन की बनती है और 108 नवांश होते हैं, 108। उसके ऊपर मैंने सिर्फ एक लगन की डिटेल की जानकारी दी थी, और वो भी एक ग्रह की। अगर मैं दूसरा ग्रह लेता तो समय ना होता, तीसरा लेता तो भी समय ना होता। वो टॉपिक एक लगन का वहीं पे समाप्त हो गया। अभी परसों और कल 2 दिन जोधपुर के अंदर बहुत विशाल सम्मेलन था। उस सम्मेलन में जोधपुर महारानी हेमलता राजे जी और वहाँ के चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के वो थे, 1-2 मंत्री भी थे। तो जब वो सामने बैठे थे तो मैंने उनको कहा कि आज मैं राजयोगों पर बोलूँगा, क्योंकि महारानी इतनी पूजनीय क्यों है, ये मंत्री साधारण क्यों बन जाते हैं, और ये जज साहब जो हाई कोर्ट के बैठे हैं, इतनी पावर इनके हाथ में कहां से आ गई। महारानी जी की तो बात समझ में आती है कि राज परिवार में पैदा हुई होंगी, लेकिन बाकी लोगों की तो समझ में नहीं आती। और क्या महारानी की कुंडली के अंदर भी ऐसे राजयोग हैं? तो मैंने राजयोगों पर वहां उद्बोधन दिया था कि कुंडली में कुछ ऐसे राजयोग होते हैं जो कुंडली आपको बिल्कुल शून्य दिखाई देती है, ना कोई उच्च का ग्रह, 3-3 ग्रह नीच के, 5-5 ग्रह अमिताभ बच्चन की तरह अष्टम भाव में। ऐसे लगता है कि ये व्यक्ति पाशविक योग का आदमी इतना बड़ा स्टार कैसे बन गया। तो ऑप्शंस नंबर 1, क्या आप राजयोगों के बारे में जानना चाहते हो? ऑप्शन नंबर 2, क्या नवांश कुंडली के बारे में जानना चाहते हो? और ऑप्शन नंबर 3 कि जैसे कि हमारे स्वामी जी ने कुंडली मिलान के बारे में बताया था, मैं उनको ध्यान से सुन रहा था,
कि मिलाने के बाद भी टूट जाती हैं। आखिर क्या रहस्य है? सप्तम भाव में शुभ ग्रह होने के बाद भी विवाह टूटता है, और 3 पापी ग्रह होने के बाद भी शादी नहीं टूटती, और दोनों आराम से पार्क में घूमते हैं, 20-20 साल के शादी हो जाती है। ज्योतिषी के सामने बड़ी समस्या आती है। पाराशर जी के नियम लगाऊं, जैमिनी के नियम लगाऊं, या केपी के लगाऊं, लाल किताब लगाऊं, कौन सी लगाऊं? तो इनमें जिस पर भी आपकी इच्छा हो, मैं उस पर आपको एक कंसेप्ट क्लियर करूंगा, क्योंकि मेरी आदत है, मैं सोचता हूं कि जितनी रिसर्च और जितनी शोध मैंने की हैं, उन शोधों को मैं आपके सामने बताऊं। 1 नंबर राजयोग, 3 नंबर, ठीक है। आज मैं आपको यह बताऊंगा कि अच्छी भली शादी क्यों टूटती है, और बुरे ग्रह सप्तम भाव में 6, 8, 12 में होने के बावजूद भी शादी नहीं टूटती, और आप ये प्रेडिक्ट करते हैं कि तुम्हारी कुंडली के अंदर शादी टूटने का योग है, लेकिन वहां तो शादी टूटे नहीं। इसका लिंक है नवांश कुंडली के साथ। मान लो मेष लगन की कुंडली है और लगन में ही मंगल बैठा, मंगलिक योग बना हुआ है, तो हम लिख देंगे कि मंगलिक योग है, और विवाह स्थान पर सूर्य बैठा है बुध के साथ। ऋषि पाराशर जी कहते हैं कि अगर सूर्य और बुध सप्तम भाव में बैठे हों तो 2 शादी का योग बनता है, 2 भार्या योग बनता है, 2 पत्नी योग बनता है। और सूर्य तो वहां नीच का भी है, प्यार मोहब्बत का स्वामी होकर के नीच होकर के बैठा है, बुध के साथ बैठा है, एक शुभ और एक अशुभ बैठा हो तो 2 शादी होती हैं। अगर 2 शादी ना हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना हो तो इश्क मुश्क तो होता ही है। अब ज्योतिषी के सामने प्रॉब्लम है कि बोले क्या? ये बोले भाई तेरी 2 शादी होंगी, या ये बोले कि इश्क में इन्वॉल्व होगा, या ये बोले कि भाई तेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कोई होगा। लेकिन लिखना तो आपको बड़ा ट्रू पड़ेगा, बहुत ज्यादा ट्रू लिखना पड़ेगा। अभी क्या है, ज्योतिषियों ने जितने पाराशर पद्धति के जो नियम लिखे हैं वो एक सूत्र है, सिर्फ एक सूत्र। एक सूत्र को हम लगाते हैं, आगे के सूत्र को लगाते नहीं हैं। इसलिए ध्यान के साथ सुनिए। मेष लगन की कुंडली है, लगन में मंगल बैठा है, मंगल सूर्य आमने सामने है, सूर्य और मंगल का समसप्तक योग बना हुआ है। इस समसप्तक योग में ऐसे लगता है कि लगन से मंगलिक और सूर्य लगन से भी मंगलिक, डबल मंगलिक और नवांश में भी गलती से मंगलिक हो। तो अब हम इस मुद्दे पे चलते हैं कि नवांश कुंडली के अंदर जाते हैं गहराई के साथ, क्या आखिर ग्रहों की डिग्री क्या है। मान लो सूर्य 3 डिग्री का है और बुध 29 डिग्री का है, और दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। अब क्या होगा? अब हम चलते हैं नवांश कुंडली की तरफ। अब मुझे यह डिसाइड करना है कि शादी टूटेगी या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहेगा, या 2 शादी करके बैठेगा, 2 जीवित पत्नी होंगी, या उसके किसी के औरत के 2 पति हो सकते हैं, या वो कहीं इन्वॉल्व होगा। अब हमें इस बात को डिसाइड करना पड़ेगा। यहां से लेके यहां तक आप इसको समझें, ये सप्तम भाव है। इस सप्तम भाव के मैंने 9 हिस्से किए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्योंकि नवांश कुंडली में हर भाव के 9 हिस्से होते हैं, और एक जो भाव होता है वो 30 डिग्री का होता है। तो एक भाव के 9 हिस्से करूंगा, 3 डिग्री 20 कला। इसका मतलब 30 डिग्री तक पहला भाव, 60 डिग्री तक दूसरा भाव, उसके बाद में 90 डिग्री तक तीसरा। ऐसे करके हम 6 भावों को छोड़ देते हैं। 6 भावों के अंदर 6 9 54 नवांश कुंडलियां बन गई, और सप्तम भाव की शुरुआत होती है
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 और 63। 55वें नवांश से लेकर के 63वें नवांश तक हमारे सूर्य और बुध हैं। एडवांस एस्ट्रोलॉजी का मामला है ये रिसर्च का मामला है। ध्यान के साथ सुन लें इसको, और फिर अगर किसी के पास नहीं भी सुन पाते हैं तो ये YouTube पे अपलोड होगा और वहां से भी आप इसको रिपीट करके सुन सकते हैं। नवांश कुंडली का नियम यह है कि 1, 4, 7, 10 चर राशियों की शुरुआत उसी नवांश से होती है। अगर मेष लगन की कुंडली है तो मेष नवांश होगा, अगर वृष लगन की कुंडली है तो उससे अगला यानी 10 माह, मिथुन लगन की है तो उससे 5 माह, ऐसे याद रखने वाली बात है। अब मैं चलता हूं, सप्तम भाव के मैंने हिस्से कर दिए हैं, 9 हिस्से कर दिए। 55वें नवांश के अंदर सूर्य मान लो 3 डिग्री का है, तुला राशि में मेन कुंडली में है, और नवांश कुंडली में 3 डिग्री में अगर वो जा रहा है तो वो पहले नवांश के अंदर यानी 55वें नवांश के अंदर रहेगा। सूर्य है 55वें नवांश में और वर्गोत्तम नीच है। वर्गोत्तम का मतलब है कि मेन कुंडली में भी वो नीच है और नवांश कुंडली में 55वें नवांश पर भी जाकर के नीच हो गया। इसका मतलब सूर्य परम नीच है। सूर्य ने तो ठान लिया कि तोड़ूंगा, शादी तो तोड़ूंगा, क्योंकि ऊपर की कुंडली में भी नीच और नीचे की कुंडली में भी नवांश में भी नीच। अब हम आगे चलते हैं। लास्ट 29वें अंश पर बुध है, ये पहले नवांश में है और ये 63वें नवांश में, ये 55वें नवांश में है, ये 63वें नवांश के अंदर है। 63वां नवांश कौन सा बनेगा? तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष और वृष और मिथुन। कौन सा नवांश बना? मिथुन का। यानी मंगल 63वें नवांश के अंदर वो अपनी स्वराशि के अंदर है। क्या है? स्वराशि के अंदर है। सूर्य नीच का है, उधर बुध भी 29 डिग्री का है। ज्योतिषी प्रिडिक्शन ये करेगा, अरे तेरा बुध तो बेकार है, वो तो 29 डिग्री का, वो तो बूढ़ा हो गया, और तेरा सूर्य भी नीच का है, तेरी तो वैवाहिक जीवन बेकार है, तेरा सब कुछ बेकार है। लेकिन सूर्य ने कहा मैं शादी तोड़ूंगा और बुध ने कहा कि मैं स्वराशि के नवांश में हूं, मैं वर्गोत्तम हूं। यानी वर्गोत्तम ना होकर के वो मित्र के अपने स्वराशि के नवांश में चला जाता है और वहां वो तुला के मेन कुंडली में तुला में है। अब यहां सूर्य की जब दशा चलेगी शादी टूटेगी, सूर्य की दशा चलेगी शादी टूटेगी, बुध की अंतरदशा आएगी दूसरी शादी हो जाएगी। ऐसी स्थिति में आप लिख सकते हो कि द्वैपत्नी योग कंफर्म, इसकी 2 शादी ही होंगी, ये लिख सकते हैं। हमारे पुराने ज्योतिषी बंसल जी से ज्यादा तो कौन जानता है, उनकी कलम में ये ताकत होती थी, ठोक बजा करके लिखते थे कि 2 शादी होंगी इसकी, और 2 शादी हुई। क्योंकि उन्होंने अंदर भी विश्लेषण किया, वो अंदर भी घुस गए जाकर के। अब दूसरी शादी होगी कि नहीं होगी,